सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सभी जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी लोग तो जानते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन बस मैं 1 मिनट में अपने न्यू व्यूवर्स को ये बतलाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की आएगी। और ये काम बड़ा ही इजी होता है बेसिक लेवल पर, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से कंपाउंड सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर सब्जेक्ट का नंबर पहचानना मीन्स वचन पहचानना आप सबके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसको लेकर मैंने अभी तक 20 रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो मेरे न्यू व्यूवर्स, अगर उन लोगों ने अभी तक आपने वो 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन 3 वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए इस चौथे वीडियो को शुरू करते हैं रूल नंबर या कॉन्सेप्ट नंबर 21 से। देखिए जरा कॉन्सेप्ट नंबर 21 में क्या है। देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ से शुरू होते हैं। अब वो दोनों में से किसी भी से भी शुरू हो, उन दोनों ही के बाद में एक प्लूरल नंबर का नाउन आता है हमेशा ही। अच्छे से आप इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद कभी सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है तो कभी प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। ये कब होता है और क्यों होता है, कब होता है ये तो रूल में आपको बतला देता हूं, और क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों ही चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करिए। तो चलिए ज़रा देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको स्टडी करते हैं और फिर हम एक कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एनडीए। अब यहाँ पर आपको सोचना है, समझना है और ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पर किस तरह की वर्ब का यूज़ किया जाएगा। वैसे मैंने रूल तो ऊपर लिख ही दिया है, आप वहाँ से इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैच कर लीजिए और रूल का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इस पर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, द नंबर, जब कभी हम नंबर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद जब कभी प्लूरल नंबर का नाउन आता है तो वास्तव में वो क्या हो जाता है, वह एक कलेक्टिव नाउन की तरह वो फंक्शन करने लगता है। और वहाँ पर संख्या, उसका मतलब क्या होता है, द नंबर का मतलब होता है संख्या। किसकी संख्या, जिस नाउन को बाद में रखा गया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स रखा गया है तो इसका मतलब हो गया कैंडिडेट्स की संख्या। अब संख्या जो हो गया ये एक कलेक्टिव नाउन के रूप में हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन रखा होता है तो जब उसका कुछ विशेष मतलब नहीं होता तो उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, देखिए जरा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एनडीए इज वेरी लार्ज। हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे, बी के फॉर्म इज एम आर वाज वर, तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एनडीए मीन्स एनडीए एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मतलब है संख्या, ओके, और इसे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया गया है। दूसरी ओर जरा देखिए यहाँ पर अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ए नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे, तो ये क्वांटिफायर के रूप में यूज किया गया है, क्वांटिटी बतला रहा है। क्वांटिटी कैसी है यहाँ पर, बहुत सारी, बहुत बड़े। तो अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इसका मतलब हो गया बहुत सारी इंग्लिश की किताबें। तो कुल मिलाकर के इसके साथ आपको प्लूरल नंबर का प्रयोग करना चाहिए, अवेलेबल इन लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस ए नंबर ऑफ और प्लस प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और अगर द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन रखा हो तो आपको सिंगुलर नंबर का प्रयोग करना है। इन चीज़ों को, बातों को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 22। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जरा देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में उस रूल को लिखने का प्रयास किया है, जरा समझिए। यहाँ पर तो समझिए, फिर आपको सेंटेंस में तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। देखिए जरा, एंटेसीडेंट, ये क्या होता है, पूर्ववर्ती नाउन। किसका पूर्ववर्ती, किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन का। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज रखी होगी और फिर इसके बाद इस रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है एक्चुअली ये प्रोनाउन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है।
ओके तो इसके बाद आने वाली ये जो वर्ब है वो हमेशा ही इस प्रोनाउन के लिए आती है। अब ये प्रोनाउन किसके लिए स्टैंड करता है ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो ये जो प्रोनाउन है ये एक्चुअली इसको रिलेट करता है अपने एंटेसिडेंट को, यानी अपने पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो इसके अनुसार जो नंबर इस एंटेसिडेंट का होगा उसी नंबर की वर्ब यहां पर आएगी। अगर ये एक वचन होगा तो एक वचन की वर्ब, अगर ये बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर होगा तो प्लूरल नंबर की वर्ब। खैर अगर आप बेसिक ग्रामर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एक ऐसा ही सेंटेंस जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इनफैक्ट उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करता है। जरा देखिए इस सेंटेंस को, इट इज आई। ओके एक सेंटेंस ये है इट इज आई, और यहां पर ये जो हु लगा है ये एक कंजंक्शन है, और इसके बाद यहां से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। चलिए मैं यहां पर सबसे पहले एक क्रिया रख देता हूं, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब इस सेंटेंस को पहले तो आप समझिए, यहां पर वर्ब कैसे आएगी इसके तो बाद में हम बात करेंगे, पहले तो समझिए कि ये सेंटेंस कैसा है। देखिए इट इज आई ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हुआ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु, क्लियर, और हु से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज हो गई ये आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्लियर। खैर ये तो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बतला दिया, लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि जब कभी इस तरह का सेंटेंस होता है और हु, विच और दैट ये तीन आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जब कभी ये किसी सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में होते हैं तो ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं और सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका ये सब्जेक्ट होता है, क्लियर, और इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बतला देता हूँ। तो यह मैं ही हूँ जो या जिसने है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, जो इस लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो ये मैं ही हूं जो इस लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर आपको ये जो वर्ब है इस वर्ब को यहां पर आपको फिलअप करना है। तो कैसे करेंगे बस इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसका रूल क्या होता है और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से बतला देता हूं। रूल ये कहता है कि जब कभी भी हु, दैट या विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है वो अपने एंटेसिडेंट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। अर्थात इसके पहले जो नाउन रखा होता है या प्रोनाउन रखा होता है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी, ये रूल होता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? एम आता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस अकॉर्डिंग टू रूल। अब कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ये है कि ये हु किसको रिलेट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? आई के बारे में बात कर रहा है ना, तो बस आई के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर। इट इज ही हु स्टोलन माई बुक, तो उसी ने, इसका मतलब क्या हुआ? उसी ने। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, इट इज ही, यह वही है जिसने, जिसने चुराई है। अगर हम यहाँ पर हैज हैव में से किसका प्रयोग करेंगे ये देखना है कि यहाँ पर हु के बाद हैव आएगा, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस हु का एंटेसिडेंट कौन है? ही है ना। तो ही के साथ क्या वर्ब आएगी? सिंगुलर नंबर। ओके ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सो इट इज ही हु हैज स्टोलन माई बुक, इसी ने या उसने ही मेरी पुस्तक चुराई है, ऐसा सेंटेंस बनता है। अगला सेंटेंस देखिए जरा यहाँ पर, द बुक्स दैट। अब ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये पहले आ गई है थोड़ी सी, ओके ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है और प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया ये रखी हुई है, द बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी हैं। तो कौन सी किताबें मेरी हैं? द बुक्स दैट। अब यहाँ पर ये दैट है, ये भी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है। तो अब दैट से पहले जो उसका एंटेसिडेंट नाउन है उसको आपको देखना है। तो बुक्स प्लूरल नंबर में है तो बुक्स के लिए ही यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। तो इज एम आर में से क्या है? आर, प्लूरल नंबर की वर्ब है। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, द बुक्स दैट आर हियर, तो वो किताबें जो यहाँ पर हैं या यहाँ हैं मेरी हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। जी हाँ,
एक जो रूल है वो तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, इसी से रिलेटेड एक रूल है जहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अगली स्लाइड में। अब अगर आप वीडियो को 1.5 या 2x में देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको नॉर्मल स्पीड में कर लीजिए और अपने आप को कंसंट्रेट करिए। यहाँ पर मैं आपको एक जैसे दिखने वाले 3 प्रकार के सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने जा रहा हूं और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही माइनर सा अंतर है, उस डिफरेंस को आपको समझना है। ज़रा देखिए, पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, कैसा कि सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा किसी भी सेंटेंस में। ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। देखिए, वन ऑफ द, और हमेशा याद रखिए कि एक रूल है। अब वो रूल क्यों है, कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करता हूँ। रूल क्या है कि जब कभी भी वन ऑफ द से कोई सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो उसके बाद हमेशा ही प्लूरल नंबर में नाउन आएगा, कभी भी सिंगुलर नंबर में नाउन नहीं आएगा। तो पहला रूल तो यही है। अच्छा, ये रूल क्यों है, चलिए इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बतला देता हूं यहीं पर। देखिए जरा, वन ऑफ, ये जो ऑफ होता है ये ऑफ सिलेक्शन बतलाता है कभी कभी, और पोजीशन बतलाता है। जैसे द नेम ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी का नाम। तो नाम के ऊपर मेरे पिताजी का पोजीशन शो हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर ऑफ पोजीशन बतला रहा है। लेकिन कभी कभी ये ऑफ सिलेक्शन भी बतलाता है। कैसा कि अगर कुछ ग्रुप में कुछ लोग हैं, कुछ वस्तुएं हैं और उस ग्रुप में किसी एक को सिलेक्ट किया जाए तो कुछ इस तरीके से कहा जाता है। कैसे? वन आउट ऑफ, ऐसा लिखते हैं, वन आउट ऑफ द टू, ऐसे हम बोल देते हैं, यानी 2 में से 1, या 1 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो भाई क्या होता है, ये सिलेक्शन होता है, यानी 100 में से 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, ठीक है ना। अब ये हमेशा प्लूरल क्यों होता है, तो आपका कॉमन सेंस आपको बतलाएगा कि भाई जब 1 से अधिक होंगे तभी हम 1 को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब 1 से या 1 को 1 में से कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी 1 से 1 को हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, यानी 1 में 1 ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 लोगों में से 1 लोग, ऐसा हम कह सकते हैं। 10 लोगों में से 1 लोग, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी जब हम सिलेक्शन करेंगे तो वहां पर जो नंबर होगा, आगे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा ही प्लूरल नंबर में होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट तो यह है कि जब कभी ऑफ सिलेक्शन प्रकट करेगा तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा ही प्लूरल नंबर में होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये तो प्लूरल नंबर में होगा, बट इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, तो ध्यान दीजिए, यहां पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ओके, ये देखिए, तो इस बॉक्स में मैंने आपके लिए ये तो रूल लिख दिया हुआ है, और ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये तीनों अलग अलग रूल्स हैं और इनको आप नोट कर सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ये जो फ्रेज होता है, ये फ्रेज वाक्य में या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बना होता है, और जब वो सब्जेक्ट बना होता है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कर दिया जाता है, कैसा कि वन ऑफ द के साथ में जो नाउन होता है कभी कभी उसको सिंगुलर नंबर में लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर एरर हो जाती है। और अगर चलिए इसको अगर सिंगुलर नंबर में नहीं बल्कि प्लूरल नंबर में अगर रख दिया गया तो यहाँ पर एरर हो सकती है, यानी इसके नंबर पर एरर हो सकती है या फिर जो वर्ब है उसके नंबर पे एरर हो सकती है। बस आपको यहां पर इन 2 चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि वन ऑफ के बाद में हमेशा ही प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। क्लियर? भले ही प्लूरल नंबर का नाउन आया है लेकिन जो वर्ब होगी वो 1 के अकॉर्डिंग होगी। ध्यान दीजिए आप, 1 के अकॉर्डिंग। मीनिंग क्या निकलता है, जरा मीनिंग को पहले समझिए और फिर इज, यानी ये यहाँ पर सिंगुलर नंबर क्यों होगी इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए जरा, अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आपका कॉमन सेंस ही कहने लग जाएगा कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर की ही वर्ब आनी चाहिए। ओके, जरा देखिए, वैसे कॉमन सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, आपका लॉजिक क्या बोलता है। देखिए जरा, वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू अमेरिका मीन्स लड़कों में से एक अमेरिका जा रहा है, यानी कुछ लड़के हैं और उन कुछ लड़कों में से एक अमेरिका जा रहा है। तो जाने वाला यानी यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को करने वाले कितने लोग? जस्ट 1, एक आदमी। जब एक आदमी हो गया तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी भाई, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको बतलाता हूं कि जब ऑफ के बाद
ऑफ या कोई भी प्रपोजिशन होता है तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब वर्ब यूज की जाती है तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, एक्चुअली वो यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो जब कभी भी दो नाउन्स ऑफ से जुड़े हों तो आपको मैं पहले भी बतला चुका हूं कि जो वर्ब आती है वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। आपको ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग में अभी तक सेट हो चुका होगा, फिर भी आपका लॉजिक भी यही बोल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एरर ये है कि ये जो बॉय लिखा हुआ था ये बॉय नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, राइट। दूसरे सेंटेंस में जरा गौर करिए, वन ऑफ द बॉयज, यहां पर नंबर तो सही ढंग से लगा हुआ है बट वर्ब यहां पर इस बॉयज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी ये फ्रेज वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हो तो हमेशा ही वहां पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आनी चाहिए। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसी तरह का मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, वो आप अच्छे तरीके से देखिए। यहां पर वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, जो अभी बात मैंने यहां पर बतलाई वन ऑफ द के लिए, अगले वाले रूल में और कॉन्सेप्ट में वो बात अलग हो जाएगी, आपका लॉजिक कुछ दूसरा कहेगा। देखिए जरा यहां पर क्या है, अब वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा मेन वर्ब के बाद में, लेकिन उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन रखा होगा। ध्यान दीजिए, वैसा ही जैसा मैंने अभी आपको रूल नंबर 22 में डिस्कस किया, क्या कि एक रिलेटिव प्रोनाउन रखा होगा, वही हु, विच या दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस रखे होंगे और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ये तो भाई रूल हो गया। अब जरा सेंटेंस को देखें और उसका कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ही इज वन ऑफ द बॉयज, वह उन लड़कों में से एक है। ध्यान दीजिए, वह उन लड़कों में से एक है। कौन से लड़कों में से, जो यहां पर ये क्या हुआ, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया था कि हु, विच या दैट, जब कभी भी ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होंगे तो उसके ठीक पहले रखा हुआ जो नाउन होगा उस नाउन, ध्यान दीजिए कभी कभी ये नाउन आप बस आंख बंद करके ही नहीं, आप देख लीजिए कि ये जो हु है, ये हु कौन है, ये यही तो है ना। अब अगर ऐसा हो जाए, ही इज वन ऑफ द बॉयज इन माई क्लास, अगर यहाँ पर और एक फ्रेज जुड़ा हो, इन माई क्लास, तो अब ये क्लास वास्तव में क्या है, ये भी एक नाउन है और ये नाउन आ जाएगा इस हु के पहले। तो आप इस क्लास के अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पर वर्ब को यूज नहीं करेंगे। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, वैसे तो यही होता है कि ये जो एंटेसिडेंट होता है और एंटेसिडेंट के तुरंत बाद ही ये रिलेटिव प्रोनाउन रखा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखा हुआ नाउन ही उसका एंटेसिडेंट है। नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये हु किससे रिलेटेड है। ये हु गोइंग टू अमेरिका, तो जो अमेरिका जा रहे हैं तो कौन जा रहा है, ये लड़के जा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर इन माई क्लास लिखा भी हो तो भी आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है, अच्छे से देख लेना है कि ये क्लास अमेरिका जा रही है या ये लड़के अमेरिका जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़, वह उन लड़कों में से एक है जो अमेरिका जा रहा है, ऐसा मतलब निकलेगा। तो वह अकेला अमेरिका जा रहा है, अब यहाँ पर अच्छे से देखना है, वह अकेला अमेरिका जा रहा है या कुछ और लड़के भी अमेरिका जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अच्छे से सोचिए, अगर आपको नॉर्मल स्पीड से भी कम स्पीड करनी पड़े तो ज़रूर कर लीजिए और सोचिए। यहाँ पर मैं अगर कहता हूँ कि वह उन लड़कों में से एक है जो अमेरिका जा रहे हैं या जा रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अमेरिका जाने वाले कितने हैं। फिर से एक बार, वह उन लड़कों में से एक है, तो उन लड़कों में से एक है जो अमेरिका जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कोई एक बंदा नहीं अमेरिका जा रहा है, यहाँ पर कई लड़के अमेरिका जा रहे हैं और वह उनमें से एक है। तो जाने वाले, यहाँ पर अमेरिका जाने वाले अधिक, यानी ये लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, कई लड़के हैं और उन लड़कों में से एक है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकल करके आ रहा है वो ये नहीं, यहाँ पर मैंने क्या बतलाया कि जब कभी ये सब्जेक्ट के रूप में हो और वन ऑफ द बॉयज ऐसा कुछ लिखा हो। देखिए सेंटेंसेस मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही लिखे हैं,
इसलिए लिखे हैं ताकि इन तीनों ही सेंटेंसेस में एक जैसे सेंटेंसेस के माध्यम से आप क्या कर पाएं, अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर पाएं। तो देखिए यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू अमेरिका, यहाँ पर लड़कों में से एक अमेरिका जा रहा है। यहाँ पर क्या है, वह उन लड़कों में से एक है, यानी कई लड़के हैं और उनमें से एक है जो अमेरिका जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो हु है, ये हु बॉयज के अकॉर्डिंग, वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो हु जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो अपने एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। तो ध्यान दीजिए इसी एक फ्रेज के लिए ही यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब है। तो अच्छे से देखिए, जब वन ऑफ द बॉयज एंटेसिडेंट के रूप में हो, उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर इस वन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि यहाँ पर इस बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब आपके सिर को चकरा देने वाला एक और रूल है, देखो जरा यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 25 में अगर बिल्कुल वैसा ही वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन से पहले अगर ओनली लगा हुआ है, ध्यान दीजिए ओनली लगा हुआ है, तो फिर बात घूम फिर करके वहीं, तो भाई रूल्स तो एक तरफ बस लॉजिक्स ही काम करते हैं, और अपने लॉजिक्स अगर सही ढंग से बैठते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, और बस कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली काम का होता है। बाकी रूल्स तो बस यूं ही बना ही दिए जाते हैं। अरे जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट को समझाना ना पड़े, बताना ना पड़े, उसका कारण ना बतलाना पड़े, तो बस रूल है। जरा देखिए यहाँ पर ओनली वन ऑफ द, अब प्लूरल नाउन आएगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर इसके बाद सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज। यहाँ इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल एक अंतर है, और वो है कि मैंने यहाँ पर इस फ्रेज से पहले ओनली और ऐड कर दिया है। तो अब ओनली को ऐड कर देने पर इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिए ओनली एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉडिफायर है, और जब कभी किसी वर्ड के पहले ओनली लग जाता है तो वो उसी को मॉडिफाई करने लगता है। क्लियर? अब इसका मीनिंग जरा निकाल कर देखिए, और आपका लॉजिक क्या कहता है, जो आपका लॉजिक कहेगा वही आपका कॉन्सेप्ट होगा। अच्छे से देखिए, ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज, वह उन लड़कों में से इकलौता लड़का है। यहां पर ओनली का मतलब क्या हो गया, इकलौता लड़का है, यानी वह इकलौता लड़का है जो अमेरिका जा रहा है। तो अब इकलौता लड़का अमेरिका जा रहा है, तो ये सिंगुलर नंबर हो गया ना, यही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लियर? तो जो आपके लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक्स अगर सही आपके पढ़ रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, एक तरीके से याद कर लीजिए कि अगर एंटेसिडेंट के रूप में वन ऑफ द और प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है और ओनली नहीं है, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन से पहले ओनली अगर एक मॉडिफायर लगा हुआ है तो फिर हु अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हु हो सकता है, विच हो सकता है, या दैट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपको सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज गोइंग टू अमेरिका। राइट? तो ये तीन प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बार फिर से देखना है। जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए और ठीक से अपने माइंड को अप्लाई करिए, तो चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट का एक और नया चेहरा, जी हाँ, चेहरा नंबर 26। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 26 में क्या है, सब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा। देखिए कैसा, नथिंग बट प्लस प्लूरल या सिंगुलर नाउन। ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नथिंग के बाद बट से जुड़ा हो। बट क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। वैसे कंजंक्शन होता है, लेकिन बट का कई जगहों पर एक प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, नथिंग का प्रयोग किया गया है, बट प्रेपोजिशन है, और इसके बाद यहाँ पर नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर्स में हो सकता है। ध्यान दीजिए, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर नंबर में होगी। अब ये तो हो गया आपका रूल। अब आपको अकॉर्डिंग टू रूल अगर आपको याद रखना है तो सिंपली इतना याद रखिए कि अगर नथिंग बट
से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, यानी नथिंग बट से शुरू होने वाला कोई सब्जेक्ट है, तो फिर वहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब फॉलो करती है। एक सिंपल सा रूल है। बट अब अगर आते हैं कॉन्सेप्ट पर, यानी अपने लॉजिक्स का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा ज़रा देखिए। यहाँ पर एक सेंटेंस है, पढ़िए और फिर इसके बाद लॉजिक को समझिए। नथिंग बट गर्ल्स इज देयर। यहाँ पर क्या लिखा है? नथिंग बट गर्ल्स इज देयर। कभी कभी आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि यहाँ पर गर्ल्स लगा हुआ है और इज लगा हुआ है, तो कैसे? लेकिन इसका जब मीनिंग आप समझेंगे तब आपके लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, नथिंग बट गर्ल्स, इसका मतलब क्या है? लड़कियों के अलावा या लड़कियों के सिवाय कुछ नहीं। इज देयर, वहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो नथिंग बट गर्ल्स इज देयर, अगर इस सेंटेंस को बोलते हैं कि लड़कियों के सिवाय वहां कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये वैसे भी आपको मैंने पहले बतलाया कि अगर कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद रखा हुआ जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है उस प्रेपोजिशन का, ठीक है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, वास्तव में वो उस क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होता है। आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ही सेट कर लीजिए हमेशा के लिए। ओके, अच्छा, और उस प्रेपोजिशन से पहले रखा हुआ जो भी नाउन, प्रोनाउन या जो कुछ भी होता है वही वास्तव में उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। राइट, अब देखिए जरा यहाँ पर ये नथिंग क्या हमें सजेस्ट कर रहा है? नथिंग इज देयर, वहां कुछ नहीं है। तो नथिंग का मतलब क्या हो गया? नथिंग का मतलब होता है जीरो। और आपका सिंगुलर कम से कम क्या होता है? सिंगुलर होता है कम से कम एक होता है सिंगुलर, और एक से अधिक जब कभी हो जाता है, इसकी संख्या जब बढ़कर एक से अधिक हो जाती है तो वो होता है प्लूरल। तो नथिंग वास्तव में क्या है? वो तो एक भी नहीं है, ठीक है ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, यानी वहां पर एक भी नहीं, तो वो तो एक से पीछे वाली संख्या है जीरो, यानी वो तो माइनस में है। तो ये वास्तव में क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल। तो ध्यान दीजिए, प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से अधिक। और नथिंग का मतलब क्या है? एक से भी जीरो, यानी कुछ नहीं, एक भी नहीं है। तो एक या एक से कम की जो संख्या होती है या जो भी आप लॉजिक लगाएं, वो हमेशा ही सिंगुलर में काउंट किया जाता है, और एक से अधिक अगर होता है तो उसे प्लूरल भी काउंट किया जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, और ये तो एक भी नहीं है भाई। तो मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नंबर की ही नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। तो अब आप देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस शुरू हो, जैसे यहाँ पर नथिंग बट ए स्टूडेंट इज देयर। यहाँ पर देखिए, अब नथिंग और बट के बाद कभी सिंगुलर नाउन हो सकता है या कभी प्लूरल नाउन हो सकता है। तो इसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होता है। नथिंग बट के बाद कभी भी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी, और वो भी सिंगुलर नंबर में आएगी। राइट, यहां पर भी देख लीजिए, नथिंग बट माउंटेन इज सीन, नथिंग बट बर्ड्स इज सीन। क्लियर? अब आपको यहां पर सिंगुलर और प्लूरल में यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 27 में देखते हैं क्या है। जब अर्थमेटिकल फिगर्स दिए हों, ध्यान दीजिए, जब अर्थमेटिकल फिगर्स दिए हों और वो एंड से जुड़े हों, तो वो फिगर्स भी एक्चुअली नाउन ही होते हैं, और वो क्या होते हैं? एंड से जुड़े होते हैं। तो आपने तो एक नियम पढ़ रखा है कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए, टू एंड टू। अब कई बार टू एंड टू, ये देखिए क्या है? टू नंबर्स हैं, नंबर हैं यहाँ पर। अब टू, यहाँ पर नंबर्स तो हैं बट इनके साथ नाउन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैथमेटिकल फिगर्स दिए हुए हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या आएगी? सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी, या ये प्लूरल नंबर की वर्ब है और ये सिंगुलर नंबर की वर्ब है। तो कौन सी, सिंगुलर या प्लूरल, कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पर कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस है। टू एंड टू मेक या मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। कई बार हम ऐसा सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं। या फोर एंड फोर इज आर एट, यानी चार और चार आठ होते हैं। अब अगर हिंदी बोलते हैं तो होते हैं, ये जो है आया ये प्लूरल नंबर को सजेस्ट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉर्मन लेविस के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं, ये तो ठीक है भाई कि टू एंड टू मेक्स फोर, ये तो सही है, लेकिन कहते हैं आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पर जंप करके मत जाइए। ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। कंक्लूजन पर इतनी जल्दी जंप न कीजिए। अगर ये कहा जाए कि टू एंड टू मेक फोर, तो ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा रूल है
कुछ भी है, अगर मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल, जिसको हम अंक गणितीय फिगर्स बोलते हैं, अगर ये नंबर्स रखे हुए हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर किसी भी नंबर में वर्ब हो सकती है। अर्थात वहां पर आप मेक का प्रयोग यानी प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग कभी कर सकते हैं एंड सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात ये दोनों ही वर्ब्स यहां पर करेक्ट हैं। ओके, 4 and 4 इज भी यहां पर करेक्ट है, 4 and 4 इज 8 ऐसा कहना भी सही है, एंड 4 and 4 आर 8 ऐसा कहना भी सही है। ओके, लेकिन अब एप्रोप्रिएट कौन ज्यादा है ये भी बतला देता हूं। तो नॉर्मली हमेशा हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आपको जब कभी भी करना पड़े तो आप करने को कुछ भी कर देंगे, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं जब कभी भी हम किसी भी अर्थमेटिकल नंबर्स को या फिगर्स को एंड से जोड़ते हैं। राइट, अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 28। कॉन्सेप्ट नंबर 28 में क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं भाई, जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों आपको हमेशा ही याद रखना है, ये सारे के सारे वर्ड्स नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन बॉक्स में लिखी हुई जो बातें हैं उनको तो अपनी कॉपी में नोट ही कर लीजिए और कुछ एक एग्जाम्पल्स भी नोट करते चलिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए जरा, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी या समबडी, नो वन, ईच वन, या यहाँ पर सम वन भी हो सकता है। अगर ऐसे वर्ड्स हैं और ये सब्जेक्ट बने हुए हैं, आपको सिंपली क्या करना है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, याद रखेंगे क्या, देखिए जरा यहाँ पर, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए आता है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं। एवरीबॉडी, जैसे नोबडी हो गया, समबडी हो गया, नो वन हो गया, ईच वन हो गया, ऐसे अगर सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। देखिए जरा, एवरीवन, बस इज, एम, आर में से इज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर सकते हैं। एवरीवन इज हैप्पी देयर, वहां पर हर व्यक्ति, प्रत्येक यानी सिंगल इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, वहां पर हैप्पी है। समबडी इज कमिंग हियर, ठीक है ना, कोई यहां पर आ रहा है, तो कोई, जब कोई के लिए आएगा तो वो सिंगुलर नंबर में ही आएगा। ओके, नो वन, यहां पर कोई नहीं है यानी एक भी नहीं है, जब एक भी नहीं है तो वो तो सिंगुलर होगा ही होगा। नो वन इज देयर इन द हॉल। ओके, अब देखते हैं कुछ और रूल्स। अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको सब्जेक्ट का एक और नया चेहरा दिखलाने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करिए। देखिए यहां पर फेस नंबर 29 क्या है, जी हां, ये सब्जेक्ट का चेहरा है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये वर्ब लिखी हुई है। इनफैक्ट रूल तो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एज रूल इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिए। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, जरा देखिए वो क्या है। ईच ऑफ, वैसे मैं ईच को डिस्कस कर चुका हूं, आपको बतला चुका हूं कि ईच के साथ में जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। राइट, लेकिन वो कब होगा, जब ईच के बाद ऑफ ना लगा हो। ठीक, ये ऑफ वही ऑफ है जो सिलेक्शन को प्रकट करता है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था। देखिए ऐसा ही कोई एक और सब्जेक्ट होगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अब इनके साथ में एक नाउन होगा और वो हमेशा ही प्लूरल नंबर में होगा। क्यों होगा, रीजन सिर्फ वही है, क्या है कि ये जो ऑफ है ये सिलेक्शन बतलाता है, यानी कई लोगों में से एक या एक से अधिक का सिलेक्शन बतलाएगा, और जब ऐसा होगा तो वो जो दूसरा नाउन होगा वो प्लूरल नंबर में ही होगा, लॉजिकली वो प्लूरल नंबर में ही होगा। तो अब देखिए कुछ ऐसा होगा सब्जेक्ट का फेस, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हो सकता, हाँ अगर ये ऑफ ना लगा हो तो यहाँ पर क्या होगा, ईच स्टूडेंट, फिर ये द भी नहीं होगा, ईच स्टूडेंट ऐसा फेस होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ऐसा बता रखा है। लेकिन अगर ईच के साथ में यहाँ पर ऑफ लगा है तो फिर द भी लगेगा और यहाँ पर ये एस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, आइदर या ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, या नाइदर या नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। क्लियर, अगर ऐसा हो तो ये ऑफ फिर से वही काम करेगा, क्या, सिलेक्शन बतलाएगा। और आपको पहले भी बतला चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद में रखा हुआ जो नाउन होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और उसके अनुसार सब्जेक्ट
वर्ब नहीं आती है तो वर्ब इसी के अनुसार आएगी। तो ईच मीन्स प्रत्येक, यानी एवरी इंडिविजुअल की बात होती है ईच। यहाँ पर वर्ब आएगी कैसी? सिंगुलर नंबर की। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was given a gift, सिंगुलर नंबर की वर्ब यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस, neither of the books is useful, आप ऐसा ही लिखेंगे। neither मीन्स उन किताबों में से, तो किताबें तो कई होंगी, तभी उनमें से ये वाली या वो वाली हो सकती है। neither का मतलब दो में से, न तो ये न तो वो, क्लियर। either में से या तो ये या तो ये, तो कुल मिलाकर के इसको तो प्लूरल नंबर में ही होना है। बट ऑफ के बाद ये नाउन है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, क्रिया ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और नाइदर भी क्या करता है? वो भी प्रति एक की बात करता है, राइट। तो यहाँ पर भी इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से या इस चेहरे को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए भाई, मेमोराइज कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जरा समझिए, बस 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा क्या है यहाँ पर, वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। यही इसका बेसिक रूल है, नियम है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि देयर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है जो सब्जेक्ट के रूप में तो आता है बट इनफैक्ट वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनफैक्ट, तो वहां पर उसका सब्जेक्ट क्रिया के बाद में लिखा होता है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ किंग है, तभी यहां पर देयर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी हुई है। तो देयर को यहां पर आप सब्जेक्ट न मानिए, ठीक है ना, क्योंकि देयर के साथ तो वॉज भी आ जाएगा। अगर आप इसको सब्जेक्ट मानोगे तो क्या होगा? देयर सब्जेक्ट हो, एक वचन मान लो तो वाज आ गया, और बहुवचन मान लो तो आर आ गया या वर आ गया। लेकिन नहीं, इनफैक्ट ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर से सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं उनके बाद वर्ब के बाद में जो नाउन रखा होता है इनफैक्ट वो उसका सब्जेक्ट होता है। अगर वो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब, अगर वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर की वर्ब, राइट। कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं, इनफैक्ट वहां पर कंफ्यूजन उस समय होता है जब बच्चे लोग उसका हिंदी मीनिंग निकालने लगते हैं, और हिंदी मीनिंग निकालने के बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है या प्लूरल है, और उनका लॉजिक कह देता है या हिंदी वाले जो सेंटेंसेस है वो बोल देते हैं कि उनका जो वर्ब आ रही है, जो क्रिया जो बाद में आ रही है वो प्लूरल नंबर में आ रही है, और वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही सेंटेंस, आवर ओनली गाइड वर स्टार्स। अब बच्चे लोग इसका जब हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो कैसा? हमारा एकमात्र मार्गदर्शक सितारे थे। यहाँ पर क्या है? सितारे हमारे एकमात्र मार्गदर्शक थे। अब हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो थे आ रहा है, ठीक है ना, और थे हिंदी में क्या है? ये प्लूरल नंबर है। तो बच्चे लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इस स्टार्स को मान लेते हैं सब्जेक्ट, ओके, और उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस अकेले छोड़कर बाकी आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्ब से पहले जो आता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, राइट। यहाँ पर देखिए, आवर ओनली गाइड, हमारा एक मार्गदर्शक था, कौन? सितारे। तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या होगा? वाज होगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। जो कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर स्टार्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, राइट, ओके। गाइड यहाँ पर ये क्या है? नाउन है ना। अब ये देयर नाउन थोड़ी ना है, देयर तो एक प्लेस बतलाने वाला एक एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो एडवर्ब का भी काम नहीं कर रहा है। इसको यहाँ पर इंट्रोडक्टरी कहा गया है, यानी सब्जेक्ट जब नहीं होता है या जब एप्रोप्रिएट नहीं होता है तो कई सेंटेंसेस ऐसे जो होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या है? आवर ओनली गाइड, हमारा एकमात्र मार्गदर्शक। तो ये गाइड है ना, ये नाउन रखा हुआ है, यही इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये स्टार्स सब्जेक्ट नहीं है। या यहाँ पर सितारे और थे, सितारे और थे, यहाँ पर अगर स्टार्स है, इसी को हमने यहाँ पर क्या किया? इस कॉम्प्लीमेंट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया और इस सब्जेक्ट को वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो इसके अनुसार नहीं आएगा ये, अब क्या आएगा? सितारे, ये प्लूरल नंबर में हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हमेशा ही अपने दिमाग में सेट करके रखने हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब यहाँ पर मैंने आपको 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट
जो न केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर होने चाहिए उसके लिए। इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अगर अभी भी कहीं पर भी डाउट है, यदि आपने जल्दी से कुछ जल्दबाजी पे वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ ये सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत ही रिलैक्स होकर के देखने हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अरे जाते जाते लाइक तो आप कर ही दिया करो भाई, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके साथ। ओके बाय।